दोस्तों, आज की कहानी है विश्वासघात। कहानी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। ससुराल में हालांकि राघव की 2 बहनें और एक भाई और भी था, लेकिन फिर भी राघव के माता पिता ने अपनी बहू को गहने बहुत मन से गड़वाए थे। जब राघव की सिलेक्शन हैदराबाद के लिए हुई तो नीता ने अपने सारे गहने सासू माँ के पास रखवा दिए थे। उसके कमरे का बहुत सारा सामान भी जो कि वो हैदराबाद में नहीं ले जा सकती थी, उसने आगरा में ही छोड़ दिया था। उनकी सारी रिश्तेदारी आगरा में ही थी, इसलिए गहनों की ज़रूरत तो विवाह शादी में आगरा में ही होती थी। सासू माँ ने सब बच्चों को शादी में गहने बराबर मात्रा में दिए थे। जब भी कभी नीता आगरा आती तो वह अपने गहने पहनती थी। अपनी दोनों बेटियों के होने के समय भी नीता जब आगरा आई तो उसने दोनों नंदों को सासू माँ के गहने पर अपने घर से आए गहनों में से काफ़ी सामान दोनों बार खुशी खुशी गिफ्ट करे थे, क्योंकि सासू माँ का कहना था, जब तुम लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं करती तो बहनों को उपहार देते हुए क्यों सोच करती हो। दोनों बच्चियों के हवन के समय उसने बहुत सारे गहने पहने भी हुए थे और मायके में से आए गहनों में से काफ़ी गहने उन दोनों बहनों को उपहार स्वरूप दिए थे। तब सासू माँ ने यही कहा था कि तुम्हारे ससुराल के गहने तो बहुत भारी है, उन्हें तो अपने और अपनी लड़कियों के लिए ही संभाल कर रखो। अपने माय के गहनों में से ही राघव की बहन को उपहार स्वरूप गहने दे दो। सासू माँ जब भी हैदराबाद आती कुछ गहने नीता के पहनने के लिए भी लाती थी। उन्हें हमेशा बहुओं का गहना पहनना अच्छा लगता था। वह ये बात हमेशा कहती थी कि मैंने अपने हर बच्चों को बराबर गहने दिए थे। जाते हुए नीता अपने गहने उन्हीं को ही संभाल कर रखने के लिए देती थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी उसी अनुपात में ही गहने दिए थे, क्योंकि अब नीता भी हैदराबाद में ही नौकरी करने लगी थी। इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अपने सारे गहने हैदराबाद में किराए के मकान में लगा कर रखे जाए। बार बार आगरा जाने या कहीं पर भी जाने में गहने संभालना मुश्किल ही हो सकता था। एक तो हैदराबाद में नए सिरे से घर बसाना था, क्योंकि उसकी शादी का लगभग काफ़ी सामान आगरा में उसके ससुराल के कमरे में ही रखा था। ऊपर से दोनों बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्च भी बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए नीता अक्सर कोई भी नया गहना खरीदती ही नहीं थी। उसके ख्याल से सासू माँ के पास रखे उसके गहने ही काफ़ी थे, अतः और ज़रूरतों पर ही खर्च होता था। उन्होंने हैदराबाद में लोन लेकर एक फ्लैट भी खरीद लिया था। अब उसकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो रही थी। ससुराल में उसके देवर के विवाह के अवसर पर भी सासू माँ ने उसी अनुपात में गहने उसी देवरानी के लिए भी बनवाए थे। विवाह के अवसर पर आगरा में जब वो गए तो उन्हीं गहनों में से उसकी बेटियों ने भी पहन लिए थे। वापस आते हुए भी हमेशा के जैसे उसने अपने सारे गहने सासू माँ को ही लौटाकर रखने के लिए दे दिए थे। बेटियों के बड़े होने के साथ घर खर्च भी इतना बढ़ गया था कि वो अब चाह कर भी नए गहने नहीं बनवा सकती थी, लेकिन उसे इतनी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि अब के आते हुए वो अपने मायके से मिले हुए हल्के गहनों में से पतली चेन और अंगूठी और छोटे छोटे कान के टॉक्स अपनी बेटियों के लिए ले ही आई थी। राघव जिस कंपनी में काम करता था वो घाटे के कारण बंद होने की कगार पर थी, इसलिए राघव ने अपना खुद का काम शुरू कर दिया था। मकान की किस्तें भी जा रही थी और राघव को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। तो नीता ने सोचा क्यों ना वो अपने गहने लाकर हैदराबाद की गोल्ड पर लोन देने वाली कंपनी से लोन ले ले। लोन तो वह
चुका ही देंगे। जब राघव की पेमेंट आएगी, घर खर्च तो उसके हैदराबाद में लगी सरकारी टीचर की नौकरी से चल ही जाना था। अब बच्चियां भी बड़ी हो रही थी और अब उनका अपना घर भी था। हैदराबाद जैसी जगह में अभी भी गोल्ड का ही चलन था। नीता ने सोचा अब कि जब वो आगरा जाएगी तो अपने सारे गहने लेकर आएगी। हैदराबाद में ही अपना घर और बिजनेस होने के कारण वहाँ भी उनको अक्सर किसी किसी समारोह में जाना भी पड़ता ही था। अब की छुट्टियों में जब वो लोग आगरा गए तो नीता ने सासू माँ से अपने सारे गहने देने का आग्रह किया। सासू माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे गहने बचे ही कहाँ हैं? चूड़ियाँ और अपने काफ़ी गहने तो तुमने लड़कियों के होने पर राघव के बहनों को दे दिया था। बाकी बचे कई छोटे मोटे टॉक्स या अंगूठियाँ तुम अपनी बहनों या ससुराल में भी किसी को भी शादी पर उपहार स्वरूप देती ही आई हो। पिछली बार राघव की बुआ की बेटी के कन्यादान में तुम्हारे कहने पर ही मैंने तुम्हारे मायके से मिली हुई झुमकी तुम्हारी तरह से उन्हें उपहार स्वरूप दी थी। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो तो मेरे घर से आए हुए गहने ही थे। आपने ही तो कहा था कि हमारे द्वारा तुमको दिया हुआ सामान भारी और अच्छा है, इसलिए बहनों को अपने मायके गहने ही दे दो। मैं तो वही गहने मांग रही हूँ जो कि आपने मेरी शादी पर दिए थे और वापिस रखते हुए कहा था कि मैंने तेरे गहने अलग ही संभाल कर रख रही हूँ। अचानक से सुर बदलते हुए सासू माँ ने कहा, यह मेरा सामान है और मेरी मर्जी मैं किसी को भी दूँ। राघव के छोटे भाई की पत्नी तुम्हारी देवरानी मेरे साथ रहती है, इसलिए मैं तो सारा सामान उसी को ही दूंगी। तुम दोनों जहाँ कमा रहे हो वहीं अपना कमाओ। नीता ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह बात आप पहले ही बता देती तो हम बहनों को या किसी को भी उपहार देते हुए इस बात का ख्याल रखते। आपने हमेशा यही कहा कि तुम्हारे गहने तो तुम्हारे हैं, तुम्हें और बनाने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारी लड़कियों का काम भी इन्हीं गहनों से चला जाएगा। यही कारण था कि हम देवर जी और बहनों की शादियों में खर्च करते हुए और उन्हें उपहार देते हुए अपनी ओर से निश्चित थे। उस समय जब हम हैदराबाद में आए थे तो इनके कहने पर भी मैंने कभी भी कोई गहना अपने जन्मदिन या एनिवर्सरी पर भी उपहार स्वरूप ये कहकर नहीं लिया था कि गहने तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अब तो मेरी लड़कियां भी बड़ी हो रही है, मैं तो गहनों से खाली ही हो गई। अब तो बढ़ते खर्चों के साथ गहने गढ़वाना बहुत मुश्किल है। बच्चियों का भी खर्चा है, अलग रहने पर सारा सामान भी हमने नया ही खरीदा है। आपके बेटे को भी काम बढ़ाना है, उन्हें भी पैसों की ज़रूरत है। उधर से सासू माँ का गुस्से से भरा हुआ जवाब आया, क्या इस घर के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? कोई एहसान किया है क्या? अगर तुमने 4 गहने अपनी नंदों को दे भी दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ तुम तो कमा ही रहे हो और नज़र इस गहनों पर रखे हुए हो। अपने घर की जिम्मेदारी तुम अपने आप संभालो। राघव और नीता हैरान थे और साथ ही परेशान भी। माता से बहस करना उनके संस्कारों में नहीं था। दोनों अपने बच्चों को लेकर वापस हैदराबाद ही आ गए और अब आगे के खर्चे और अपने जीवन के विषय में सोच ही रहे थे। दोनों एकदम चुप बैठे थे। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे गलती हुई कहाँ है। माता पिता पर विश्वास करके घर से दूर होकर मेहनत करके या फिर घर में सबको अपना समझकर। खैरकार कुछ भी हो, नीता ने घर आकर अपनी दोनों बेटियों के सर पर हाथ रखा और अपने फैले हुए घर को भरा मन लेकर संवारने में जुट गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें।